हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है लेखांकन के सिद्धांत एवं अवधारणाएं। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा समस्त आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक होता है? तो इसका आंसर है पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक लेनदार माना जाता है? तो इसका आंसर है पृथक अस्तित्व अवधारणा के अंतर्गत। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अवधारणा के अनुसार सौदे के दोनों रूपों का लेखा दो भिन्न भिन्न स्थानों पर किया जाता है? तो इसका आंसर है द्विपक्षीय अवधारणा, जिसमें डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, सही लेखा समीकरण कौन सा है? तो सही लेखा समीकरण है पूंजी बराबर संपत्तियां माइनस दायित्व। अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखांकन की वसूली का सिद्धांत कहाँ लागू नहीं होता है? इसका आंसर है दीर्घकालीन ठेका कार्यों में। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों का आधार क्या होता है? तो इसका आंसर है मान्यताएं होती हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चलित कारोबार विचार के अंतर्गत एक व्यवसाय के चालू रहने के बारे में क्या मान्यताएं होती हैं? तो इसका आंसर है अपरिमित अवधि, जो कि चालू व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत आती है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम मानक लेखा परीक्षा व्यवहार विभाग संबंधित है? तो इसका आंसर है लेखा परीक्षा के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र से। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, SAP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, AAS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अवधारणा के अनुसार लेखांकन नियम, प्रविधियां एवं पद्धतियां एक समान अपनाई जानी चाहिए और उन्हें प्रतिवर्ष बदलना नहीं चाहिए? तो इसका आंसर है एकरूपता या सुसंगति की अवधारणा के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विनियोजित पूंजी की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसके दो सूत्र हैं। पहला है विनियोजित पूंजी बराबर समता अंश पूंजी प्लस दीर्घकालीन दायित्व, और दूसरा है विनियोजित पूंजी बराबर स्थायी संपत्तियां प्लस चालू संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन मानक कौन सा है? तो इसका आंसर है लेखांकन मानक 14। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखांकन की रूढ़िवादिता सिद्धांत के अनुसार अंतिम खाता तैयार करते समय स्टॉक का मूल्यांकन किस पर किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है बाजार मूल्य या लागत मूल्य में से जो कम हो। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी अनुदान का किस लेखांकन मानक से संबंध होता है? तो इसका आंसर है लेखांकन मानक 12। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवसाय में संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए
जबकि संभावित लाभों का नहीं। यह किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है रूढ़िवादी अवधारणा के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, लेखांकन का वसूली सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर है दीर्घकालीन निर्माणी ठेका प्रसंग विधाओं पर। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह व्यवस्था जिसमें रहतिया की मात्रा एवं मूल्य की लगातार सूचना प्राप्त होती रहती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सतत रहतिया विधि या सतत गणना प्रणाली। और हमारा अगला प्रश्न है, लाभ हानि के सही निर्धारण में सहायक लेखांकन अवधारणा कौन सी है? तो इसका आंसर है वसूली की अवधारणा या मिलान की अवधारणा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रति अंश आय अर्जन का संबंध किस लेखांकन मानक से है? तो इसका आंसर है लेखांकन मानक 20। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक चिट्ठा या जिसको तुलन पत्र बोलते हैं से संबंधित कौन सी अवधारणाएं होती हैं? तो इसका आंसर है वसूली की अवधारणा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखा पुस्तकों में को तैयार करते समय खिड़की सज्जा जिसको हम लोग विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं को निषिद्ध करने का कारण कौन सी परंपरा है? तो इसका आंसर है रूढ़िवादिता की परंपरा, जिसके अंतर्गत इसको निषिद्ध किया जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रेता को देय कमीशन किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है मुद्रा मापन अवधारणा के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अवधारणा के अंतर्गत पूंजी को व्यवसाय का दायित्व माना जाता है? तो इसका आंसर है पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत। इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण से संबंधित लागत का संबंध किस लेखांकन मानक से होता है? तो इसका आंसर है लेखांकन मानक 16 से। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बीमा पॉलिसी को समर्पण मूल्य पर दिखाना किस परंपरा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है रूढ़िवादिता परंपरा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेता है तो वह किस अवधारणा का उल्लंघन करता है? तो इसका आंसर है वह वसूली अवधारणा का उल्लंघन करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लेखांकन की स्वतः अवधारणा किस पर लागू होती है? तो इसका आंसर है संयुक्त स्कंध प्रमंडल पर। इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के प्राप्ति मूल्य का ऐतिहासिक लागत पर ही लेखा करना किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है लागत अवधारणा के अंतर्गत। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।